नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्लेटो के बारे में और आपको मैंने बताया था कि हमारे YouTube चैनल पर हम सबसे पहली बार पॉलिटिकल के जो राजनीतिक विचारक हैं उनकी एक श्रृंखला लेकर के आए हैं और प्लेटो के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं अरस्तु के बारे में। आज के वीडियो को आगे देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको आप देखें। वो इसलिए क्योंकि आज के वीडियो में मैंने प्लेटो और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन दिया है और बहुत सारी बातें प्लेटो से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अरस्तु प्लेटो का शिष्य रहा हुआ है। इसलिए अगर आपको इस वीडियो को थोड़ा अच्छी तरह समझना है तो आपको पिछला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। वो आप मेरे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो अरस्तु की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसका सामान्य परिचय लेते हैं। अरस्तु के सामान्य परिचय यह है कि इसको राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता था। ये राजनीति विज्ञान के जनक के नाम से प्रसिद्ध थे और उसका एक कारण है। राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक किया। पहले ये नीति शास्त्र में ही माना जाता था। इन्होंने सबसे पहली बार नीति शास्त्र से राजनीति को अलग किया और उसको एक नए विषय के रूप में प्रतिपादित किया, इसलिए इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद इनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ और वो स्टेगिरा एथेंस में हुआ था। 384 ईसा पूर्व स्टेगिरा एथेंस में। पिता निकोमेकस, माता फिस्टिस, पत्नी पीथियास। तीनों के नाम याद रखने हैं आपको, निकोमेकस, फिस्टिस, पीथियास। इनमें से पिता जो थे उनकी जानकारी प्राप्त है, पत्नी की भी जानकारी प्राप्त है, लेकिन उनके माता के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है। शिक्षण संस्था लीसियम थी। लीसियम नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी शिक्षण संस्था लीसियम नाम का जो देवता था उसके मंदिर के पास में थी, इसलिए उनकी शिक्षण संस्था का नाम लीसियम था। शैली प्रश्नोत्तर शैली थी। अब ये क्यों थी अभी मैं डिस्कस करूंगा सारी। अब देखिए, इनके पिता जो निकोमेकस थे वो मैसिडोनिया के राजा फिलिप के दरबारी राजवैद्य थे। इनके पिता मैसिडोनिया के राजा फिलिप के दरबारी राजवैद्य थे। अब इससे आप समझ सकते हैं कि इनके पिता का संपर्क सीधा राज परिवार से था, तो इनको राज परिवार के पुत्र यानी कि सिकंदर का गुरु बनने का मौका मिला। तो ये सिकंदर के गुरु भी रहे हुए हैं और उसका कारण था कि प्रतिभाशाली थे और राजा फिलिप को वो ज़्यादा प्रतिभाशाली लगे और उन्होंने उनको सिकंदर का गुरु नियुक्त कर दिया। ऐसी ही बात उनकी शादी के वक्त हुई थी। अंतार्नियस के राजा हर्मियास, नाम को याद रखना है, अंतार्नियस के राजा हर्मियास अरस्तु की जो प्रतिभा थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री पीथियास की शादी अरस्तु के साथ करवा दी थी। तो ये दोनों ही चीज़ें यानी कि इनकी शादी और सिकंदर का गुरु बनना दोनों ही उनकी प्रतिभा पर निर्भर है। तो वो प्रतिभाशाली शुरू से ही थे। उसके बाद वो भ्रमणशील खूब रहे। उनकी ज़िंदगी ज़्यादातर भ्रमण करते हुए एक नगर से दूसरे नगर में जाते हुए रही। तो उनके जितने भी शिष्य थे वो उनको भ्रमण करते हुए ही प्रश्नोत्तरी शैली में अपना ज्ञान देते थे, इसलिए इनकी शैली थी प्रश्नोत्तरी शैली। और वो भ्रमण करते रहते थे, इसलिए उनको भ्रमणशील दार्शनिक भी कहा जाता है। तो याद रखें, अरस्तु को भ्रमणशील दार्शनिक भी कहा जाता है। इसके बाद जब वो बचपन में विद्या अर्जन करने गए थे तो ये प्लेटो के स्टूडेंट रहे हुए हैं, शिष्य रहे हुए, मैंने पहले बताया आपको। और प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी उसका नाम था अकादमी। और ये इतने प्रतिभाशाली थे कि प्लेटो ने इनको अकादमी का मस्तिष्क कहा था। तो याद रखें, प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा है। एक बार फिर से देख ले, प्रसिद्ध हुए राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में। जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगिरा एथेंस में हुआ। पिता का नाम निकोमेकस, माता फिस्टिस, पत्नी पीथियास। शिक्षण संस्था का नाम लीसियम। शैली प्रश्नोत्तर शैली। पिता मैसिडोनिया के राजा फिलिप के दरबारी राजवैद्य थे, इसलिए इनको सिकंदर का गुरु बनने का मौका मिला। और प्लेटो की जब शिक्षण संस्था में गए, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इनको अकादमी का मस्तिष्क कहा गया। अब बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ कथनों की। सबसे पहले मैक्सी की बात करते हैं। मैक्सी ने कहा, अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है।
ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने अनेक संविधानों का वर्गीकरण किया था और उस वर्गीकरण को देखने के बाद, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण था, इसलिए इनको राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। ये मैक्सी ने कहा। डनिंग, पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ होता है। ये डनिंग का कहना था कि पाश्चात्य जगत में राजनीति की शुरुआत अरस्तु से हुई, क्योंकि अरस्तु ने जो राजनीति थी उसको एक नए विषय के रूप में प्रतिपादित किया था। इसके बाद में कैटलिन ने कहा अरस्तु मध्यम वर्ग का दार्शनिक है। यह इसलिए कहा क्योंकि जैसे आप वीडियो को अंत तक देखेंगे आपको इन सारे कथनों का सार समझ में आता जाएगा। मैं भी शॉर्ट में बोल रहा हूं। अरस्तु मध्यम वर्ग का दार्शनिक है इसलिए कहा क्योंकि अरस्तु ने क्रांतियों को रोकने का तरीका बताया था कि जब किसी देश में अमीरी या गरीबी का फासला बढ़ जाता है तो वो अस्थिर हो जाता है, और उससे बचने का तरीका यह है कि वहाँ पे मध्यम स्थिति रहे। मध्यम का मतलब न लोग ज़्यादा गरीब रहें न अमीर रहें, इसलिए इनको मध्यम वर्ग का दार्शनिक कहा गया है। इसके बाद कुछ तथ्य अरस्तु के हैं। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। इसका भी कारण हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में अरस्तु ने कहा निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। ये अभी आ चुके हैं, ये इनके विचार थे और इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के कैटलिन ने इसको मध्यम वर्ग का दार्शनिक कहा था। इसके बाद ये जो मैं आगे कथन बोलने जा रहा हूं ये बहुत ही ऐतिहासिक कथन है। अरस्तु ने कहा मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। मैं एथेंस वासियों को दर्शन, यहाँ पर दर्शन से तात्पर्य दर्शन शास्त्र से है, के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। और ये क्यों कहा था इसको समझिए। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। और आपको याद हो कि एथेंस के जो उस वक्त का राजतंत्र था उसके विरुद्ध जनता को भड़काने के जुर्म में, वैसे तो वो खैर प्रचार था लेकिन राजतंत्र को वो भड़काना लगा और उसके दंड स्वरूप सुकरात को जहर पिला दिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये एथेंस का दर्शन के विरुद्ध पहला अपराध था, सुकरात की मृत्यु। और बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि अरस्तु के जो ससुर थे वो भी मारे जाते हैं और सिकंदर जब मर जाता है तो सिकंदर के बाद वे अरस्तु का एक मित्र राजा बनता है, लेकिन उस पर आक्रमण हो जाता है तो उस मित्र को भी अपना राज्य छोड़ के जाना पड़ता है, एथेंस छोड़ के जाना पड़ता है और उस मित्र के साथ साथ अरस्तु भी जाते हैं। तो उस समय जो आक्रमणकारी सेना होती है वो अरस्तु को भी मारने के लिए दौड़ती है, तो अपनी जान बचाने के लिए जो भागते हैं, तो ये भागते हुए वाक्य कहा था कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। इसके बाद अरस्तु ने कहा बहुत अधिक संपत्ति एकत्रित करना उसी प्रकार गलत होगा जैसे बहुत भारी हथौड़ा बनाना। यह कथन अरस्तु का है कि बहुत अधिक संपत्ति एकत्रित करना उसी प्रकार गलत है जैसे बहुत भारी हथौड़ा बनाना, क्योंकि भारी हथौड़े को संभालना मुश्किल होता है और व्यक्ति लुढ़कने लग जाता है। ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा संपत्ति एकत्रित कर ली जाती है तो व्यक्ति उसको भी नहीं संभाल पाता है और वो अपने चरित्र से डगमगा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ पुस्तकों की। द पॉलिटिक्स, ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह अरस्तु की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें उन्होंने राजनीति के नए आयाम गढ़े, नई नई बातें बताई, नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इस पुस्तक को दोनों प्रकार के रिव्यू मिले। तो मैंने एक बेस्ट रिव्यू बताया है बारकर का। बारकर ने पॉलिटिक्स को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र की महान कार्य की संज्ञा दी है। बारकर ने पॉलिटिक्स पुस्तक को राजनीतिक क्षेत्र के सबसे महान कार्य की संज्ञा दी है। यह पॉजिटिव रिव्यू था। जबकि टेलर ने कहा पॉलिटिक्स के अतिरिक्त अरस्तु का कोई दूसरा ग्रंथ इतनी साधारण कोटि का नहीं हो सकता है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रिव्यू जो बेस्ट थे मैंने आपके लिए लिए हैं। तो बारकर ने बताया पॉलिटिक्स को राजनीति चिंतन की महान कार्य की संज्ञा, और टेलर ने बताया कि पॉलिटिक्स के अलावा अरस्तु का कोई दूसरा ग्रंथ इतना साधारण नहीं है। इसके बाद इनकी दूसरी पुस्तक थी, उसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। इस शब्द पे गौर करिए, द कॉन्स्टिट्यूशन। इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो यह कॉन्स्टिट्यूशन शब्द यानी कि संविधान अरस्तु के बाद ही ज़्यादा प्रचलित हुआ था, इसलिए अरस्तु को संविधानवाद का जनक भी कहते हैं। ये भी मैं आगे बताऊंगा, संविधानवाद का जनक। तो द कॉन्स्टिट्यूशन बुक में इन्होंने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, इसलिए अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का पिता भी कहते हैं।
उन्होंने उनकी वैज्ञानिक रूप से व्याख्या की थी, इसलिए उनको राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा था और तुलनात्मक अध्ययन करने की वजह से तुलनात्मक राजनीति का पिता भी कहा है। एक पुस्तक थी इनकी एथिक्स। इस पुस्तक में अरस्तु ने नीति शास्त्र को राजनीति से अलग कर दिया था, यानी कि नीति शास्त्र को अलग और राजनीति को अलग किया था, इसलिए इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया। इस पुस्तक को भी याद रखना है। इसके बाद में हेटोरिक, ये अलंकार शास्त्र से संबंधित है। ये कुछ इनकी प्रमुख पुस्तकें मैंने यहाँ पर सम्मिलित की हैं। इसके अलावा और पुस्तकें थी लेकिन वो उतनी चर्चित नहीं है और कम ही पूछी जाती हैं। तो द पॉलिटिक्स सबसे प्रसिद्ध रचना, द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, एथिक्स, नीति शास्त्र को राजनीति से अलग किया, और हेटोरिक अलंकार शास्त्र से संबंधित है। अब हम प्लेटो और अरस्तु को तुलना करते हैं, गुरु और शिष्य की तुलना करते हैं। ऐसी जोड़ियां आगे भी आएंगी, लेकिन इस जोड़ी की विशेषता यह है कि यहाँ पर शिष्य ने गुरु की कई परंपराओं को तोड़ दिया, उसके विपरीत रास्तों पर चला, यानी कि अपने गुरु की जो रूढ़िवादिता की सोच थी उसके पलट कुछ अलग कार्य किया। तो तुलना देखते हैं प्लेटो और अरस्तु की। सबसे पहले प्लेटो राजनीतिक दर्शन का जनक कहलाता है, जबकि अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक है। प्लेटो राजनीतिक दर्शन का जनक है, जबकि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। दूसरा, प्लेटो राजनीतिक आदर्शवादी व्यक्ति है, राजनीतिक आदर्शवादी है, जबकि अरस्तु राजनीतिक यथार्थवादी है। इसके बाद प्लेटो निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। इसको याद रखें, काफी बार आया है। प्लेटो निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, जबकि अरस्तु आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। प्लेटो ने राज्य को 3 वर्गों में बांटा था, यानी कि जो राज्य में लोग रहते हैं वो 3 वर्गों के होते हैं। एक संरक्षक यानी कि शासक वर्ग था, दूसरा सैनिक वर्ग था, और तीसरा उत्पादक यानी कि शिल्पी वर्ग के अंदर उसको रखा था। जबकि अरस्तु ने अपने राज्य के लोगों को 6 वर्गों में बांटा है। इन वर्गों के नाम याद रखने हैं, प्लेटो के भी और अरस्तु के भी। प्लेटो के फिर से बोल रहा हूं, संरक्षक, सैनिक और उत्पादक, 3 वर्ग। जबकि अरस्तु में कृषक किसान, शिल्पी या उत्पादक, योद्धा यानी कि सैनिक, धनिक यानी कि व्यापारी, पुरोहित यानी कि यहाँ पर मैंने शब्द बदल दिया पुरोहित, यहाँ पर पादरी शब्द भी मिल सकता है, क्योंकि ये वहाँ यूनान से है और वहाँ पर पुरोहित शब्द ना चल करके पादरी चलता है, और एक शासक यानी कि राजा। तो 6 हो गए, कृषक, शिल्पी, योद्धा, धनिक, पुरोहित और शासक। इसके बाद में प्लेटो का कहना है कि मुखिया का शासन, मुखिया मतलब जो परिवार का मुखिया होता है उसका शासन, और राज्य का नागरिकों पर जो शासन होता है वो एक जैसा ही होता है। यानी कि जो मुखिया अपने परिवार को सही तरीके से चलाने के लिए उस पर जो पाबंदियां लगाता है या उनको जो छूट देता है वो उसी प्रकार से होती है जैसे कि एक राजा अपने राज्य को चलाने के लिए कुछ पाबंदियां लगाए और उनको कुछ छूट दे। ऐसा मानना था प्लेटो का कि मुखिया का शासन और राज्य का नागरिकों पर शासन समान होता है। जबकि अरस्तु इसके विपरीत सोचता था कि मुखिया का परिवार पर शासन और राज्य का नागरिकों पर शासन समान नहीं हो सकता है। अरस्तु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो परिवार का मुखिया होता है वो कभी निरंकुश नहीं हो सकता, लेकिन जो राज्य का मुखिया होता है वो निरंकुश हो सकता है। वो जनता पर अत्याचार कर सकता है, जुल्म कर सकता है, क्योंकि वो उनके दुख दर्दों को अपना समझे या न समझे ये उसकी खुद की नीयत पर निर्भर करता है। जबकि जो परिवार का मुखिया होता है वो परिवार के प्रति निरंकुश नहीं हो सकता है, इसलिए वो दोनों को समान नहीं मानता है। इसके बाद प्लेटो व्यक्ति के शासन को महत्व देता है कि व्यक्ति का शासन होना चाहिए, जबकि अरस्तु ने विधि के शासन को महत्व दिया है। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने स्त्रियों को समान अधिकार दिए हैं, शिक्षा में और हर चीज में उन्होंने समान अधिकार दिए हैं, जबकि अरस्तु पितृसत्तात्मक प्रकृति का था। वो केवल पुरुषों को ज्यादा ऊपर समझता था और स्त्रियों को निम्न समझता था। तो ये तुलना है प्लेटो की अरस्तु की। यहाँ से काफी प्रश्न बनते हैं, एक बार में रैपिडली अंतर दोबारा पढ़ देता हूं। राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो और राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु। प्लेटो आदर्शवादी, अरस्तु यथार्थवादी। प्लेटो निगमनात्मक पद्धति, अरस्तु आगमनात्मक पद्धति। प्लेटो ने राज्य के 3 वर्ग बताए, संरक्षक, सैनिक, उत्पादक, जबकि अरस्तु ने 6 बताए, कृषक,
शिल्पी, योद्धा, धनिक, पुरोहित और शासक। प्लेटो मानता है कि मुखिया का शासन और राज्य का शासन एक जैसा होता है, जबकि अरस्तु मानता है कि दोनों अलग अलग होते हैं। प्लेटो ने व्यक्ति के शासन को महत्व दिया, जबकि अरस्तु ने विधि के शासन को महत्व दिया है। प्लेटो स्त्रियों को समान अधिकार देने की बात करता है, जबकि अरस्तु स्त्रियों को निम्न समझता है। ये दोनों गुरु शिष्य का तुलना थे। अब बात करते हैं अरस्तु की अध्ययन पद्धतियां। ये पद्धतियां कई बार ऑप्शन में पूछ ली जाती हैं कि निम्न में से कौन सी पद्धति अरस्तु से संबंधित नहीं थी। तो नाम ध्यान रखें, आगमनात्मक पद्धति यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमनात्मक पद्धति यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तुलनात्मक पद्धति, अभी मैंने बताया था कि इन्होंने संविधानों की तुलना की थी, संविधानों का अध्ययन किया था, उनका वैज्ञानिक परिष्करण करके उसका निष्कर्ष निकाला था, इसलिए तुलनात्मक पद्धति इन्हीं की देन है। ऐतिहासिक पद्धति, इन्होंने उस समय जो यूनान में यानी कि एथेंस में जो क्रांतियां हुई, उन क्रांतियों का विश्लेषण किया कि ये क्रांतियां क्यों हुई, उसके क्या कारण थे, इसलिए इनको ऐतिहासिक पद्धति का भी माना जाता है। द्वंद्वात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति यानी कि वार्तालाप वाली। वार्तालाप का मतलब जैसे एक तरीके से प्रश्नोत्तर शैली के जैसा ही होता है, और ये प्रश्नोत्तर शैली में अपना अध्ययन करवाते थे, इसलिए द्वंद्वात्मक पद्धति। अनुभव मूलक पद्धति, अनुभव मूलक मतलब आपको अनुभव से ज्ञान प्राप्त हो, तो ये मानते थे कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव के आधार पर, अगर ज्ञान जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके अनुभव के आधार पर प्राप्त किया जाए तो वो अनुभव मूलक पद्धति कहलाती है। स्वोद्देश्यात्मक पद्धति, स्वोद्देश्यात्मक का मतलब है जिसमें आपका उद्देश्य पहले से तय हो, किसी वस्तु का उद्देश्य पहले से निर्धारित कर लिया जाए और उसके बाद आप ज्ञान अर्जित करें, तो वो स्वोद्देश्यात्मक यानी कि उद्देश्य सहित अध्ययन कहलाता है। तो इस पद्धति का विकास भी अरस्तु के द्वारा किया गया था। तो ये पद्धतियों के नाम याद रखें, आगमनात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, अनुभव मूलक पद्धति और स्वोद्देश्यात्मक पद्धति। अब बात करते हैं कि राज्य से संबंधित अरस्तु के विचार क्या थे। अरस्तु राज्य को क्या समझता था और उसके बारे में क्या सोचता था। तो देखिए, अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह स्टेटमेंट काफी बार आया हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज या राज्य से बाहर रहता है। कोई भी व्यक्ति जो समाज या राज्य से बाहर रहता है तो वो या तो पशु है या फिर देवता है, क्योंकि उसको अगर समाज की जरूरत नहीं है तो वो या तो पशु है या फिर देवता है। तो ये वाक्य किसका था? ये अरस्तु का कथन था। याद रखें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो व्यक्ति समाज या राज्य से बाहर रहता है वह या तो पशु है या देवता, ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु राज्य को सावयवी, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको अच्छी तरह समझाया था। सावयवी मतलब पूरे अवयव सहित, पूरे अंगों के सहित, यानी कि आंगिक सिद्धांत पर आधारित मानता है। अरस्तु ये मानता है, जैसे प्लेटो मानता था कि राज्य सावयवी होता है, यानी कि जिस प्रकार के शरीर होता है और शरीर के अंग होते हैं उसी तरीके से राज्य के भी अंग होते हैं, जिसके अनुसार राज्य का निर्माण नहीं विकास हुआ है। जैसे जिस तरीके से शरीर का विकास होता है ऐसे ही राज्य का भी विकास हुआ है, और जो एक विकास की प्रक्रिया के द्वारा गुजरकर निर्मित होता है वो प्राकृतिक होता है और कृत्रिम नहीं होता है, इसलिए राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु राज्य को सावयवी यानी कि आंगिक मानता था कि अंग होते हैं, और राज्य का निर्माण नहीं विकसित हुआ मानता है, इसलिए राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ये प्रश्न मैंने आपको प्लेटो में भी बताया था कि प्लेटो भी इसको प्राकृतिक संस्था मानता है और अरस्तु भी प्राकृतिक संस्था मानता है। उसके अनुसार यानी कि अरस्तु के अनुसार राज्य का विकास एक क्रम में हुआ। सबसे पहले परिवारों से मिलकर के गांव का निर्माण होता है और गांव मिलकर के एक राज्य का निर्माण करते हैं। तो एक क्रम हो गया, परिवार के बाद ग्राम और ग्राम के बाद राज्य। समय अर्थात इतिहास की दृष्टि से, अगर हम इतिहास की बात करें उसकी दृष्टि से परिवार पहले बनता है, क्योंकि सबसे पहले परिवार बनेगा और परिवार होगा, लोग होंगे तो राज्य होगा। यह समय के आधार पर है कि लोग होंगे तो राज्य होगा। तो समय या इतिहास की दृष्टि से परिवार पहले और राज्य बाद में आता है। परंतु प्रकृति यानी कि मनोविज्ञान की दृष्टि से माने तो राज्य पहले आता है। जैसे शरीर पहले और अंग बाद में बने हैं, यही सावयव सिद्धांत है।
यानी कि अगर हम एक तरीके से सोचें तो हमें ऐसा लगेगा कि साहब पहले हमारी आंख बनी, हाथ बने, पैर बने और ऐसे एक एक अंग बन बन करके शरीर का निर्माण हुआ। यह तो है इतिहास की दृष्टि से, समय के हिसाब से कि पूरे शरीर की रचना कैसे हुई। लेकिन अगर इसको मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये समझ में आएगा कि अगर शरीर है, ये शरीर है तभी ये अंग है। अगर शरीर समाप्त कर दिया जाएगा तो स्वतंत्र रूप से अंगों का कोई अस्तित्व नहीं है। अकेली आंख, अकेला हाथ, अकेला पैर अपने आप में कुछ नहीं है जब तक सारे के सारे आपस में जुड़े हुए नहीं है। ये मनोविज्ञान की दृष्टि से, तो इसको आप ढंग से थोड़ा समझें कि शरीर पहले और अंग बाद में बने, ये सावयव सिद्धांत है। यानी कि राज्य का अस्तित्व है तो ही परिवार सुरक्षित है, तो ही परिवार का अस्तित्व है, यानी कि स्टेट फर्स्ट। इसके बाद राज्य सहचर्यों का सहचर्य है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। जो एक संघ है उन संघों का भी संघ है। तो यहाँ पर हम छोटा संघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पर जो दूसरा एसोसिएशन है वो तो हो गया परिवार, और जो पहला एसोसिएशन है वो हो जाएगा स्टेट। कि एसोसिएशन यानी कि संघ, ऑफ एसोसिएशन दूसरे संघों का, तो संघों का संघ यानी कि सबसे छोटा संघ तो हो जाएगा परिवार, और कई परिवार मिलकर के बनेंगे ग्राम, और कई ग्राम मिलकर के बनता है राज्य। तो इसलिए उसने इसको एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन कहा, यानी कि सुप्रीम एसोसिएशन। राज्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर संगठन है, अर्थात व्यक्ति राज्य पर निर्भर करता है, राज्य व्यक्ति पर नहीं। राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। यह शब्द वापस वही आ जाता है सावयव सिद्धांत वाला। पूर्वगामी का मतलब है कि पहले राज्य है उसके बाद में मनुष्य है। अगर राज्य का अस्तित्व नहीं है तो मनुष्य का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है। राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। इतना महत्वपूर्ण होने के कारण अरस्तु राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान मानता है। ये मैंने पहले कथनों में बताया था कि सर्वोच्च विज्ञान क्यों मानता है। तो ये राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान इसलिए माना क्योंकि राज्य बहुत जरूरी है, और जहां राज्य है वहां राजनीति भी होती है। अब परिवार के प्रति अरस्तु के विचार देखते हैं। अरस्तु परिवार को प्राकृतिक संस्था मानता है क्योंकि स्त्री और पुरुष के मिलन से ही संतानोत्पत्ति होती है, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अतः परिवार एक प्राकृतिक संस्था है, और जब परिवार प्राकृतिक संस्था है तो परिवार से मिलकर गांव और गांव से मिलकर के राज्य बनता है, यानी कि राज्य परिवार का वृहत रूप है। अतः राज्य भी प्राकृतिक संस्था है। परिवार से ग्राम और ग्राम से राज्य का निर्माण होता है, इसलिए राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु ने माना परिवार में पति, पत्नी, बच्चे और दास होते हैं। पति, पत्नी, बच्चे और दास होते हैं। परिवार का मुखिया पति होता है, यानी कि अरस्तु परिवार को पितृसत्तात्मक इकाई मानता था। यहाँ पर जो मैंने अंतर समझाए थे वहां पर कि अरस्तु औरतों को थोड़ा कम मानता था, वो यहाँ पर सिद्ध होता है। अरस्तु परिवार का प्रबल समर्थक है, वो परिवार के अस्तित्व को मानता है, परंतु परिवार को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देता है, उसको राज्य के अंडर में रखता है, राज्य के अंतर्गत मानता है। इस प्रकार अरस्तु मध्यम मार्ग अपनाता है, न तो परिवार को पूर्ण स्वतंत्रता देता है और न ही उसके अस्तित्व को नकारता है, यानी कि उसका अस्तित्व मानते हुए उसको स्वतंत्रता नहीं देता है, एक बीच का मार्ग निकालता है, मध्यम मार्ग अपनाता है। स्वर्णिम मध्यम मार्ग, मध्यमान का सिद्धांत। यह इसका मानना है कि वह राज्य अच्छा होता है जिसमें अमीर और गरीब की बजाय मध्यम वर्गीय लोग अधिक होते हैं। जहां पर अमीर और गरीब की जो अंतर है वो अगर ज्यादा होगा तो वहां पर संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा। इसलिए वो राज्य अच्छा होता है जहां अमीर और गरीब की बजाय मध्यम वर्गीय लोग अधिक हों, क्योंकि ऐसा होने पर वहां पर क्रांति होने की संभावना नहीं होती है। इसको स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत कहते हैं। दास प्रथा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है अरस्तु के मामले में। अरस्तु दास प्रथा का प्रबल समर्थक था। उसके अनुसार दास विवेक शून्य होते हैं, उनमें कोई बुद्धि नहीं होती है, वो बुद्धिहीन लोग होते हैं। जिनमें शारीरिक बल तो होता है, वो शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होते हैं, लेकिन उनका जो मालिक होता है उसमें बौद्धिक बल होता है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार इनसे कार्य करवाता है। तो दास की परिभाषा इन्होंने बताई कि वे लोग जिनमें बुद्धि नहीं होती है लेकिन शारीरिक बल होता है, और उनके द्वारा मालिक अपनी बुद्धि के द्वारा कार्य करवाते हैं। अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक मानता है। वो प्रबल समर्थक क्यों है, उसके अपने तर्क हैं, और उसका तर्क क्या है
वो समझिए कि अरस्तु के अनुसार इससे मालिक और दास दोनों को फायदा होता है। अरस्तु ने कहा कि दास प्रथा होने की वजह से मालिक और दास दोनों को फायदा होता है। और फायदा क्या है कि दास को श्रेष्ठ परिस्थितियां मिलती है, क्योंकि उसमें खुद में तो बुद्धि होती नहीं है, इसलिए अगर वो किसी के अंडर में रहेगा तो उसको खाने पीने का जो खान पीन की वस्तुएं हैं वो अच्छी मिलेंगी, और प्रबुद्ध लोगों की, बुद्धिमान लोगों की संगत में रहेगा तो उसको कुछ नए तौर तरीके, रीति रिवाज या सभ्यता सीखने का मौका मिल सकता है। इस तरीके से दास को श्रेष्ठ परिस्थितियां मिलती हैं, जबकि मालिक को घरेलू जो छोटे मोटे काम होते हैं जो दास कर देगा वो काम नहीं करने पड़ते हैं, इसलिए उसको समय मिलता है, यानी कि अवकाश मिलता है। तो दास प्रथा से दास को श्रेष्ठ परिस्थितियां मिलती हैं, जबकि मालिक को अवकाश प्राप्त होता है। अरस्तु के अनुसार दासता दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक दासता और वैधानिक दासता। दो प्रकार की दासता। पहला स्वाभाविक दासता, वे व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि और अकुशल होते हैं। जो स्वाभाविक दास होते हैं वो व्यक्ति होते हैं जो जन्म से ही या तो मंदबुद्धि होते हैं या किसी कार्य को करने लायक नहीं होते हैं, अकुशल होते हैं। इसके बारे में अरस्तु का एक महत्वपूर्ण वाक्य है कि कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं, यानी कि पैदाइशी जन्मजात ही दास होते हैं, उनका काम दास का ही होता है, वो किसी और के लिए ही पैदा होते हैं। दूसरा है वैधानिक दासता। इसमें वो व्यक्ति आते हैं जो किसी युद्ध में बंदी बना करके लाए जाते हैं। तो स्वाभाविक दासता जो जन्मजात होती है, जो मंदबुद्धि होते हैं, और वैधानिक दासता जो युद्ध के अंदर बंदी बना करके लाए जाते हैं। अरस्तु दास और पशु को मनुष्य की जीवित यानी कि सजीव संपत्ति मानता है। तो ये अरस्तु की एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस टॉपिक का ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, संपत्ति का सिद्धांत कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो यहाँ पर बस इतना से ध्यान रखें कि अरस्तु ने संपत्ति को दो भागों में बांटा था, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव के अंदर तो पशु को और जो दास होता है इन दो को क्या माना है, संपत्ति माना है, कि एक मनुष्य की संपत्ति होती है पशु और दास जीवित में, सजीव में। और निर्जीव में तो सब संपत्तियां जो हम मानते हैं, घर परिवार, ये सारी चीजें जो भी होती है, मकान वगैरह, रुपया पैसा, ये सब निर्जीव संपत्तियों में उसने मानी है। इसके बाद हम बात करते हैं विधि के शासन की। तो विधि का शासन सर्वप्रथम इसका वर्णन अरस्तु ने ही किया था और अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया था। इसको स्पष्ट रूप से समझे, आप स्पष्ट रूप से याद रखें कि विधि का शासन इसका सर्वप्रथम वर्णन अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया है। लेकिन जब भी विधि का शासन शब्द आता है हमारे दिमाग में डायसी का नाम घूमता है। तो उसका कारण है कि इस शब्द का वर्णन तो सबसे पहले अरस्तु ने किया था, लेकिन इसकी स्पष्ट व्याख्या जो एक्सप्लेनेशन थी वो डाइस ने दी थी। और उस पुस्तक का भी नाम याद रखना है, द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाइसी ने विधि के शासन का पूर्णतया वर्णन किया था, इसलिए हम उसको याद रखते हैं। इसीलिए अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहते हैं। विधि का शासन सबसे पहले जिन्होंने जिक्र किया, जिन्होंने चर्चा की, वो अरस्तु थे। और विधि का शासन मतलब एक नियमों के तहत शासन किया जाए और उन नियमों का जो संग्रह होता है उसी को हम संविधान कहते हैं। इसलिए अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहते हैं। संविधान का जनक नहीं कह रहा हूं, संविधानवाद का, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का इनको फादर कहा गया है। अब हम बात करते हैं नागरिकता की। अरस्तु ने नागरिकता का आधार अवकाश को माना है। अवकाश का मतलब केवल नागरिक कहलाने के अधिकारी वही व्यक्ति हैं जिनके पास समय हो, जो वहां के जो राजकाज है, राजतंत्र है या न्याय व्यवस्था है उसमें भाग ले सकें, और भाग लेने के लिए उनके पास समय होना जरूरी है। तो जिस व्यक्ति के पास अवकाश होगा केवल वही नागरिक माना जाएगा। तो अरस्तु ने नागरिकता का आधार अवकाश को माना है। नागरिकता का सर्वप्रथम वर्णन अरस्तु ने ही किया था। नागरिकता शब्द भी सबसे पहले अरस्तु के द्वारा ही अपनाई गई थी। अरस्तु के अनुसार नागरिक वही है जो न्याय व्यवस्था और व्यवस्थापिका का सदस्य हो, यानी कि शासन संचालन के कार्य करने के लिए जिसके पास समय हो वही नागरिक कहला सकता है। बाकी जिनको मताधिकार नहीं है वो लोग भी नागरिक नहीं होंगे, जो विदेशी हैं वो भी नागरिक नहीं होंगे। तो अरस्तु निम्न लोगों को नागरिक नहीं मानता। ये प्रश्न आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है। अरस्तु निम्न को नागरिक नहीं मानता है। एक तो स्त्रियों को उसने नागरिकता नहीं दी है। स्त्रियां, दास, बूढ़े और बच्चे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो शासन समझते नहीं है और जो बूढ़े हो जाते हैं
वो शासन संभालने की स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए उनको भी नागरिकता नहीं दी गई है। शिल्पी, उत्पादक वर्ग अपने जो खुद के धंधे होते हैं, उद्योग धंधे, उन्हीं में व्यस्त रहता है, उसके पास समय नहीं होता है। तो समय नहीं होने के कारण उत्पादक वर्ग को भी यानी कि शिल्पी को भी नागरिक नहीं माना गया है। और विदेशी लोग तो वैसे देश के किसी काम के नहीं होते हैं, इसलिए उनको भी नागरिक नहीं माना गया है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने, ये सब नागरिक नहीं माने गए, उसका कारण था कि इनके पास समय नहीं है। अब अरस्तु मूल निवास यानी कि कहाँ रहता है और जन्म स्थान यानी कि कहाँ पर पैदा हुआ, इसको नागरिकता का आधार नहीं मानता है। इस बात को याद रखें, अरस्तु मूल निवास और जन्म स्थान को नागरिकता का आधार नहीं मानता है और न ही नागरिकता को कानूनी अधिकार मानता है कि साहब जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम इस देश में रहते हैं तो हम इस देश के नागरिक बन सकते हैं। इसको कानूनी अधिकार भी अरस्तु नहीं मानता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये थे नागरिकता से संबंधित अरस्तु के विचार। अब हम बात करते हैं संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तु ने कुछ वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे, उन वर्गीकरणों की बात करें तो अरस्तु ने शासन की प्रणाली को ही संविधान कहा है। शासन की प्रणाली का मतलब है शासन कैसे किया जाए, कौन कौन से नियम होने चाहिए, किस नियम के तहत क्या कार्य किया जाए, ये जो प्रक्रिया है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को संविधान कहा गया है। उसने सबसे पहले सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण किया, इसलिए उसको राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हैं। सबसे पहले सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण, सबका अलग अलग कार्य बांटा गया, इसलिए उसको राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। उसे ऐसा वर्गीकरण करने की प्रेरणा प्लेटो की पुस्तक स्टेट्समैन से मिली। अंडरलाइन करें इस बुक को, स्टेट्समैन प्लेटो की बुक है और ये प्रश्न भी आया हुआ है कि अरस्तु को संविधानों का वर्गीकरण करने की प्रेरणा प्लेटो की पुस्तक स्टेट्समैन से मिली है। अरस्तु ने संविधान के 6 प्रकार बताए। यहां पर संविधान का मतलब मैं फिर से क्लियर कर दूं, संविधान का मतलब है शासन करने की प्रक्रिया, शासन करने की प्रणाली, किस तरीके का शासन होता है उसी को संविधान कहा गया है। तो 6 प्रकार बताए हैं और ये 6 के 6 प्रकार आपको इंग्लिश टर्म में जरूर याद रखने हैं। हिंदी में तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी मिल जाता है तो कंफ्यूज हो सकते हो, इंग्लिश टर्म में आप इसको याद रखें। पहला है राजतंत्र, यानी कि सामान्य रूप में राजतंत्र मतलब एक राजा का शासन होगा, लेकिन सामान्य का मतलब है जनता की भलाई करने वाला, यानी कि मोनार्ची। इसके बाद में जब ये कई पीढ़ियों तक चलता रहता है तो जो उनके वंशज होते हैं वो जब पैदाइशी राजभवन में, राजऐश में पैदा होते हैं तो धीरे धीरे वो निरंकुश हो जाते हैं, तो ये भ्रष्ट हो जाते हैं और ये नृशंस तंत्र में यानी कि टायरेनी के अंदर बदल जाता है। तो पहले मोनार्ची, उसके बाद में टायरेनी, फिर अभिजात तंत्र, यानी कि बाद में कोई क्रांति होती है और जो समझदार लोग होते हैं वो वहां पर आकर के राजा बन जाते हैं, फिर से सामान्य रूप बहाल होता है और ये एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। उसके बाद धीरे धीरे वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और राजतंत्र में ही तब्दील हो जाता है, जो वापस भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं और उसको ओलिगरेची कहा जाता है। उसके बाद में बहुतंत्र यानी कि सामान्य रूप यानी कि पॉलिटी, और ये इसी का समर्थक था अरस्तु, इसी का समर्थक था, ध्यान रखें पॉलिटी का समर्थक था अरस्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लोकतंत्र जो अपने आप में भ्रष्ट रूप है डेमोक्रेसी, और संविधान के जो 6 तंत्र थे इनका बाद में वापस क्रम चलेगा, तो ये क्रम ही ध्यान रखना है। पहला आपका मोनार्ची, टायरेनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगरेची, पॉलिटी, डेमोक्रेसी, फिर वापस मोनार्ची, यानी कि 1 से 6 तक जाने के बाद 6 से वापस पहले पर पहुंच जाएंगे और ये चक्रीय क्रम चलता रहता है। तो यहां पर इस शब्द का भी ध्यान रखना है आपको कि अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण तो किया, लेकिन बाद में ये भी कहा कि जो शासन प्रणाली है वो एक चक्र के रूप में चलती रहती है, समय के साथ शासन व्यवस्था बदलती रहती है और घूम फिर करके वापस वहीं पर आ जाती है जहां से शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। यानी कि संविधानों का जो विकास है वो एक चक्रीय क्रम में होता है और यहाँ पर संविधान शब्द का तात्पर्य किसी किताब से नहीं, शासन की प्रणाली से है। अब हम बात करते हैं क्रांति से संबंधित अरस्तु के विचार। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली यानी कि संविधान में परिवर्तन करना ही क्रांति है। और यह क्रांति क्यों होती है कि राजतंत्र से निरंकुश तंत्र आ जाता है। जो पहले राजतंत्र था, सामान्य रूप था, वो निरंकुश हो जाए, शासक जो है वो प्रजा का शोषण करने लग जाए तो प्रजा दुखी हो जाती है, विद्रोह कर देती है और उसी का नाम क्रांति है। क्रांति का मूल कारण
अमीर और गरीब के बीच में विषमता बढ़ना है। ये मैंने पहले ही बताया, इसलिए उसका जो उपाय है वो भी क्या बताया गया था, मध्यम मार्ग बताया गया था। तो क्रांति का मुख्य कारण है अमीर और गरीब के बीच दूरियां बढ़ना। जब अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ जाता है तो असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, जिससे क्रांति उत्पन्न होती है। इस क्रांति को रोकने का सर्वोत्तम उपाय वो है मध्यम वर्ग का शासन। अरस्तु कहता है कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। अरस्तु का कहना है निर्धनता यानी कि गरीबी आने की वजह से ही तो व्यक्ति अपराध करेगा, चोरी डकैती लूटपाट करेगा, और या फिर वो क्रांति करेगा, शासन के जो विरुद्ध है वो विद्रोह की भावना अपनाएगा। तो ये क्रांति के प्रति उसके अरस्तु के विचार थे, और इस क्रांति को रोकने के उपाय भी उसने बताए। अरस्तु का कहना है जब तक परिवर्तन से कोई बड़ा लाभ नहीं दिखाई देता हो, कि जो छोटा मोटा परिवर्तन करने से नहीं कोई बड़ा लाभ दिखाई नहीं दे, तब तक कानून में परिवर्तन यानी कि क्रांति नहीं करनी चाहिए। जब तक परिवर्तन से कोई बड़ा लाभ दिखाई नहीं दे, तब तक कानून में परिवर्तन यानी कि क्रांति नहीं करनी चाहिए। क्रांति रोकने के अरस्तु ने निम्न उपाय बताए। पहला तो सबसे बढ़िया कि मध्यम वर्ग का शासन हो, कि जब मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा जाते हैं तो अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम हो जाता है और वहां पर क्रांति की गुंजाइश नहीं होती है। इसके अलावा विधि का शासन हो, वहां पर कानून के द्वारा शासन किया जाए, और आर्थिक समानता हो। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है, अमीर और गरीब का अंतर उसको समाप्त कर दिया जाए, आर्थिक समानता आ जाए, और जितने भी राजकीय पद हैं, राजकीय सम्मान हैं, उन सबका न्यायोचित वितरण हो। अपनी मनमर्जी से किसी को कोई पद न दिया जाए, बल्कि न्याय के द्वारा पद दिए जाएं। ये सारी प्रक्रिया जब अपनाई जाती है तो वहां पर क्रांति होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये इस तरीके से अरस्तु से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सबको मैंने संकलित किया है, एकत्रित किया है, और आपके समक्ष एक छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है इसमें अरस्तु का कुछ भी पॉइंट छूटा नहीं होगा, और अगर फिर भी कोई कमी रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसमें आगे सुधार करूं। अब आपका सहयोग चाहिए। आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे ही नए वीडियो प्राप्त होते रहें। और तब तक के लिए धन्यवाद। वेट कीजिए अगले वीडियो का। जय हिंद।